हेलो दोस्तों, मैं दीपक। हमारा ये वीडियो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय टॉपिक का है। इसमें ये जितने भी प्रश्न आपको दिखाई देंगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और पेपर में एक बार, दो बार, चार बार ऐसे करके ये सब पेपर में आए हुए हैं। मैंने छाँट के सब ये क्वेश्चन करवाया है इसमें। बाकी इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न पूछा जाए, परंतु जो भी प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे उनका कहीं ना कहीं इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ अटैचमेंट होगा। हमने इस वीडियो में बहुत सारी परीक्षाओं के प्रश्न जो पेपर में आए हुए हैं उनको सम्मिलित किया है। आप लोग इसको देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, शब्द पोस्टमैन के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं जो टी से आरंभ होकर यम पर समाप्त हो जाए। सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दें कि क्रमचय क्या होता है और संचय क्या होता है। बस छोटी सी बात आपको बता देंगे बस। इसमें क्या, क्रमचय का मतलब होता है क्रम से चयन करना, किसी वस्तु को क्रम से चयनित करना है, मतलब जिसमें क्रम का आपको ध्यान रखना है। और संचय का मतलब इसमें आपको क्रम से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको बोलते हैं परमुटेशन, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग NCR से लिखते हैं, इसको NPR से लिखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं परमुटेशन और इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसका फार्मूला क्या होता है NCR का? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस आर कर देते हैं, n माइनस आर फैक्टोरियल। और इसका फार्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये दोनों का फार्मूला है। ये बेसिक बातें थी जो हमने थोड़ी सी बता दी आपको, बाकी आप लोग ये सब जानते हैं। तो इसको कैसे लगाएंगे? तो लिखा है पोस्टमैन, तो लिखेंगे POSTMAN। हमारे पास अब कंडीशन क्या है कि जो शब्द बनाना है वो टी से आरंभ हो, मतलब उसमें टी तो अनिवार्य है, आना चाहिए, और एम पर समाप्त हो, मतलब एम पर समाप्त हो, ये भी एक कंडीशन है। मतलब हमारे पास जो शब्द बने जो टी से शुरू हो एम पर ख़त्म हो। तो हमारे पास जो शब्द बनेगा उसमें क्या है कि हमने दो तो फिक्स कर दिया। अब बाकी कितने अब बचे? अब तो बाकी बचे POS और AN, मतलब 3 और 2 5। तो 5 लेटर हमारे पास, 5 अक्षर और बचे हैं। अब इन 5 अक्षरों से हमको जो नया शब्द बनाना है वो बनाया जाएगा। बाकी ये दोनों तो फिक्स ही है। तो अब बचे 5। तो अब 5 को अरेंज करने का जो तरीका होता है वो होगा 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को हम जब सॉल्व करेंगे तो होगा 5 × 4 × 3 × 2। फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं? घटते क्रम में 1 तक लिखते हैं। जैसे 5 लिखना है तो 5 4 3 2 1। अब इसका मल्टीप्लाई करके 5 चौके 20, 20 या 60, 60 दूना 120। मतलब कि अब जो शब्द बनेगा जो टी से आरंभ होकर यम पर समाप्त होगा वो कितना होगा? 120 शब्द ऐसा होगा जिसमें टी से शुरू होगा और यम पर खत्म होगा। तो हमारा आंसर होगा बी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। अब आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि यदि NPR बराबर 720 × NCR है तो बताइए R का मान क्या है। ये जो प्रश्न है, ये ऊपर वाला जो प्रश्न हमने करवाया ये UP TGT में 2021 में आया हुआ है अभी। और ये जो पेपर, ये वाला प्रश्न है दूसरा वाला, ये UP PSC जो आश्रम पद्धति का पेपर हुआ था 2021 में, उसमें भी आया है। UP PGT 2011 में भी आया है, 13 में भी आया है। मतलब ये 3 बार पेपर में आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? NPR का फार्मूला अभी हमने बताया है। इसका मान दिया हुआ है NPR बराबर 720 × NCR। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल इसका सॉल्यूशन है और इसका फार्मूला क्या होता है? n माइनस आर फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे 720 गुणा NCR को लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर। हमने कुछ नहीं किया, खाली ये सब फार्मूला जो हमने इधर लिखा हुआ है इसी फार्मूले को हमने इसमें उतार दिया। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो r फैक्टोरियल इधर हमने कर दिया मल्टीप्लाई करके और ये बराबर क्या हो जाएगा? 720। यहाँ से r फैक्टोरियल बचा, यहाँ से 720 बचा, यहाँ से सब कट पीट के 1 बचा। तो 1 का r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो r फैक्टोरियल आ जाएगा बराबर 720। अब 720 ये किसका मान है? जैसे हमने लिखा 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 720। कैसे? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 30, और ये हो जाएगा 12 और ये होगा 2। तो 30 दूना 60 और 12 छक 72, यानी 720। यानी 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 720। ये आपको प्रैक्टिस पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। तो r फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 6 फैक्टोरियल। तो r की वैल्यू क्या होगी? 6। हमसे पूछा क्या गया था? r की वैल्यू। बहुत आसान प्रश्न था, 3 बार पूछा गया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिखा हुआ है 12 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। एक बहुभुज है
बहुभुज क्या होता है? जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, लेकिन इसमें कितनी भुजाएं? 12। ये 12 भुजाओं का बहुभुज है। इसमें विकर्ण ज्ञात करना है। तो ये विकर्ण ज्ञात करने के लिए आप चित्र बनाएंगे, विकर्ण बनाएंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। आपको इसके लिए बहुत एक अच्छा सा फार्मूला है, इसको ट्रिक भी कह सकते हैं कि NC2 - n। आपको क्या कर देना है, जैसे आपको 12 भुजाओं वाला करना है तो n बराबर क्या भरना है? 12। जहां इस फार्मूले में n क्या है? भुजाओं की संख्या है। आपको विकर्ण निकालने हैं। तो ये विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है? NC2 - n। 2 क्यों लिखा जाता है? जैसे कोई भी बहुभुज है और उसमें अगर विकर्ण बनाना है तो कोई भी 2 बिंदु तो अवश्य ही जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या लिखा? NC2 - n, जहाँ n क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 12C2 - 12। अब 12C2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे? 12 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, और 12 में से 2 गया 10 फैक्टोरियल, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब 12 को लिख सकते हैं हम 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 10 फैक्टोरियल ऐसे उतार देंगे, -12। 10 फैक्टोरियल का 10 फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे, 2 से काटेंगे 12 को 6 बार, तो 11 छक्का 66, और 66 में से 12 अगर घट जाएगा तो कितना होगा? 54। तो 54 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितने विकर्ण बनेंगे? 54 विकर्ण इसमें बनेंगे। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि 3 पासे, या पासा मतलब डाइस, यदृच्छा उछाले जाते हैं। यदृच्छा मतलब कि ऐसे ही उछाल दिया जाता है, मतलब जिसमें क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता कि पहले कौन सा उछाला जाए। जो भी है आप 3 पासों को लेकर के हाथ में ऐसे उछाल देते हैं। किसी भी एक पासे में 3 आने की प्रायिकता बताइए। तो भाई कुल पासे में कुल कंडीशन कितनी होती है? 6। लूडो आपने खेला होगा तो उसमें देखा होगा कि उसमें 6 कंडीशन होती है, 1 से लेकर 6 तक। टोटल कंडीशन कितनी है? 6। हमको पासे में आना कितना है? 3। तो 3 एक ही बार तो आएगा पासे में, तो एक पासे में एक बार, तो पासा कितनी है? 3 बार है, तो 3 बार 3 आएगा। मतलब अगर 3 आने की बात करें तो पहले वाले में भी एक बार आ सकता है, दूसरे वाले में भी एक बार आ सकता है, और तीसरे वाले में भी एक बार आ सकता है। तो हमसे पूछा है कि किसी भी एक पासे में 3 आने की प्रायिकता बताओ। तो सबसे पहले हम ये याद करेंगे कि 3 ना आने की प्रायिकता कितनी है। तो टोटल कंडीशन जो हमारे पास है वो कितनी है? 6। टोटल कंडीशन कितनी बार? और ना आने की कितनी बार 3 नहीं आएगा? तो नहीं आएगा कितनी बार? 5 बार। टोटल कितनी बार नहीं आएगा? 3। जो 3 आपने बताया है कि 3 आना चाहिए, तो हमने मान लिया कि कितनी बार 3 नहीं आएगा। तो 3 कितनी बार नहीं आएगा? 5 बार नहीं आएगा, एक बार आएगा एक पासे में। तो ये कंडीशन अगर ना आने की हो 3 किसी एक पासे में, तो एक पासे के लिए 5/6 एक पासे के लिए। तो चूंकि हमने 3 पासा उछाला है, तो 3 पासे के लिए अगर हम बात करें, तो 3 पासे के लिए बात करें कि 3 पासे में जो है, जो जिसमें 3 ना आए, पासे भी 3 है और 3 ना आने की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं। तो 3 पासे के लिए 3 ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता ये कितनी होगी? 5/6 गुणे 5/6 गुणे 5/6। एक के लिए 5/6, तो तीनों के लिए 5/6 गुणे 5/6 गुणे 5/6। अब इसको क्या? 50 25 5 125, और चकाक 36 छक्का 216। तो ये तो है 3 ना आने की प्रायिकता। हमने अब हमको निकालना है कि 3 आने की प्रायिकता। तो आने वाली प्रायिकता जो है उसको 1 में से क्या कर देंगे? ना आने की प्रायिकता। ना आने की प्रायिकता को अगर हम घटा दें, मतलब जैसे हमने फेवरेबल कंडीशन और नॉन फेवरेबल कंडीशन हमने पढ़ा है, तो अगर हम फेवरेबल निकालेंगे तो 1 माइनस नॉन फेवरेबल, मतलब जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं है। तो नहीं कितना है? 125 वाला, तो 1 माइनस 125.216। इसमें से घटा देंगे तो हमको पता चलेगा कि 3 आने की प्रायिकता। भाषा कम लिख रहे हैं, हम आपको खाली समझाने पे फोकस कर रहे हैं। तो उम्मीद है समझ में आ रहा है कि अभी हमने क्या निकाला कि 3 ना आने की प्रायिकता। भाई 5 बार एक पासे में 3 नहीं आएगा, तो हमने देखा एक पासे में 5/6 उसकी कंडीशन होगी, दूसरे में 5/6, तीसरे में भी 5/6, टोटल 125/216 बार 3 नहीं आएगा। हमको निकालना है कि 3 आए, तो 1 माइनस इस वाली चीज़ को घटा देंगे, तो ये वाली चीज़ हमने माइनस कर दिया। अब 216 में से 125 घटा के 216 नहीं देंगे, तो 216 इसको घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, और यहाँ से 11, 11 में से 2, 91/216। तो 91/216 क्या होगा? इसका आंसर होगा, और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि यदि एक जलसे में, जलसा मतलब पार्टी में 12 व्यक्ति हैं, और यदि उनमें हर व्यक्ति आपस में हाथ मिलाता है तो पार्टी में कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? हैंडशेक निकालने की। NC2, n आदमी है, हाथ मिलाने के लिए 2 आदमियों की आवश्यकता है, क्रम का कोई ध्यान रखना नहीं है। तो हम लिखेंगे संचय वाला फार्मूला लगाएंगे NC2 का। इसमें व्यक्ति कितने हैं? 12। हाथ मिला रहे हैं, तो हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है,
तो 12C2 की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 12 में से 2 गया 10, तो ये लिखेंगे 12 गुणे 11 गुणे 10 फैक्टोरियल। ये सॉल्व करने का तरीका है, आप क्या करें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख देते हैं, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 10 फैक्टोरियल से उतार लिया, 10 फैक्टोरियल से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 छक्के 12, तो 11 छक्का 66, तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाएंगे 66 बार। जब क्रम का ध्यान रखना हो तो NPR, जब क्रम का ध्यान नहीं रखना हो तो NCR। अच्छा C क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें हमको क्रम का ध्यान नहीं रखना है। 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि आपस में 2 लोग हाथ मिलाएंगे। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो है कैंडिडेट, जितने भी व्यक्ति उस समय पर्सन जितने भी हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा, यही ट्रिक है इसकी टोटल एंड सेक की NC2। अब इसी प्रकार से ये जो प्रश्न है ये DSSB TGT में आया है, 2014 में 28 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है, ये PGT में Tier 1 में सेक्शन B में आया है 2014 में, UP PGT में भी आया है 2000 में, बहुत इंपॉर्टेंट है और है पहले जैसे ही, जैसे हमने पहले लगवाया है। लिखा हुआ है एक कमरे में हर एक आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने के लिए कुल संख्या 66 है, मतलब टोटल कितनी बार हाथ मिलाया गया है 66 बार। तो बताइए कुल कितने व्यक्ति थे, तो वही फार्मूला NC2। अब इस बार आपसे क्या पूछा है N, तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो अभी इसमें 12 व्यक्ति थे तब 66 बार हाथ मिलाया गया था, अब 66 व्यक्ति हैं तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा 12 बार, तो मतलब 12 व्यक्ति हैं 66 बार तो हाथ मिलाएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 66, इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे n-1 ऊपर सॉल्व कर रहे हैं n-2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल, n-2 कैंसिल हो जाएगा, 66 दूना क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 132, और इधर बचेगा n-1, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n बराबर 132। 132 12 के रही है 132, 12 का 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 132, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और इसका फैक्टर बनाएंगे, जैसे 132 को हम फैक्टराइज करें तो 132 को फैक्टराइज करेंगे 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे 33 बार जाएगा, 11 से काटेंगे 3 बार जाएगा, तो क्या बना 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 11 का मल्टीप्लाई करते हैं 132, और 12 में से 11 जाएगा तो 1, तो n स्क्वायर माइनस 12n माइनस प्लस 11n माइनस 132 बराबर 0। यहाँ से क्या होगा n कामन होगा तो n-12, यहाँ से 11 कामन होगा तो n-12 बराबर 0, n-12 कामन है तो n-12 यहाँ लिख लिया, और n और यहाँ से 11 बचा तो n प्लस 11 बराबर 0, यहाँ से आएगा n बराबर 12, n बराबर -11, तो व्यक्तियों की संख्या माइनस में हो नहीं सकती है, इसीलिए 12 ही इसका आंसर होगा। लिखा हुआ है एक वृत्त पर n संख्या के बिंदु दिए गए हैं, ये भाषा से आपको कंफ्यूज करेगा, पेपर में ये आया हुआ सवाल है, DSSB में भी आया है ये, और JDD PGT करके Tier 2 में एक पेपर में आया है 2015 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये सवाल कैसे है, ये इसकी भाषा बहुत कॉम्प्लेक्स है पर है बड़ा सरल सवाल। लिखा हुआ है कि एक वृत्त पर n संख्या के बिंदु दिए गए हैं, मतलब एक वृत्त है उसमें कितने पॉइंट है n, इस पर n पॉइंट है, ऐसे करके n पॉइंट है, इन बिंदुओं को जोड़ने वाले 84 त्रिकोण है, मतलब इसको ऐसे जोड़ा गया है, जैसे अगर इनको जोड़ा जाए ऐसे त्रिभुज बनाया जाए तो कितने बने हैं 84, तो इनमें n इसके बराबर है, मतलब कितने n किसके बराबर है, मतलब कितने पॉइंट इस पर हैं जिससे 84 त्रिकोण बना है। तो त्रिकोण बनाने के लिए कितने बिंदु चाहिए 3, हमने मान लिया कि कितने बिंदु होंगे इसमें n, तो NC3, और टोटल त्रिकोण बना कितना है 84, इसको बराबर कर दिया तो NC3 बराबर क्या हो जाएगा 84, यही क्या होगी ट्रिक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा 84। इसको सॉल्व करेंगे तो n-1 n-2, 3 से 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 2 6 बराबर क्या हो जाएगा 84। अब इसको वैल्यू पुटिंग से हम चाहें तो लगा सकते हैं, अगर यहाँ बराबर यहाँ 7 बने तो हो जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6 में, और 7 में से यहाँ पे 2 जाएगा तो 5/6, तो यहाँ से 6 से 6 काट दें तो 6 पंचे 30, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ये किसके लिए A के लिए था, B चेक करते हैं, ऑप्शन से हम लगाएंगे, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8 भरेंगे तो 8 में से 1 गया 7, और 8 में से 2 गया 6, यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 8 7 56, ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। अब ये 9 बचा, 9 ही चेक कर लेंगे, तो C ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे होगा 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, बटे में क्या है 6, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, और ये हो जाएगा 4 3 12, 12 7 84, यानी यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। तो इतना आप सॉल्व कर लेंगे, बाकी हम लोग ऑप्शन से वैल्यू पुटिंग से लगा सकते हैं, और यही इसकी क्या है ट्रिक है।
और ये पेपर में पूछा गया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिखा हुआ है स्कॉलर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द में पहला अक्षर एस तथा अंतिम अक्षर आर हो। मतलब SCHOLAR, जिसमें कंडीशन क्या दे दी गई है कि पहला एस होना चाहिए और अंतिम क्या होना चाहिए, आर। तो ये दोनों क्या कर दिए गए, फिक्स कर दिए गए हैं। अब बाकी बचे कितने, 5। अब इन्हीं 5 को हम आगे पीछे करके नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं। हम पीछे आगे करेंगे तो नया नया शब्द बनेगा। अब ये हमसे पूछा कि कितने शब्द, तो जितनी बार इसको हम चेंज कर पाएँ, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स है। तो ये 5 है तो 5 फैक्टोरियल बार चेंज कर पाएंगे। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हम इसके पहले निकाल चुके हैं। 5 चुके 20 या 60, 7 दूना 120, 120 करने में 120, यानी 120 नए शब्द बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ये TGT में 1999 में पूछा गया था। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये GIC प्रवक्ता की परीक्षा जो 2015 में हुई थी उसमें पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है 10CR बराबर 10CR+4 है, तो बताइए आर का मान। तो एक ट्रिक होती है, हमारे पास है फार्मूला कि अगर NCR1 बराबर NCR2 दिया हो तो हमारा जो ट्रिक है वो क्या कहता है कि इन दोनों का योग, मतलब R1 + R2 का जो मान होता है वो N के क्या होगा, बराबर होगा। और इसी ट्रिक से ये जो सवाल है वो लगाया जाएगा। तो क्या होगा आर का मान, तो यहाँ से आर और इसको जोड़ लेंगे तो R + R+4 और इसकी वैल्यू क्या होगी 10। यहाँ से 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 6 और R क्या हो जाएगा 2R, R से काटेंगे 3 तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिखा है शतरंज के एक बोर्ड में आयतों की संख्या कितनी होती है। तो शतरंज का बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है जिसमें 9 क्षैतिज ऐसे रेखाएं होती हैं और 9 ही ऊर्ध्वाधर ऐसे रेखाएं होती हैं। और इन रेखाओं के कटान से क्या बनता है, एक आयत बनता है। तो आपसे पूछा है कि बताओ कितने आयत बनेंगे। तो इसमें क्या बन जाएगा आयत, और आयत में जो इसकी संख्या है वो कितनी होगी, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से ये 2 फैक्टोरियल और ये 9 में से 2 जाएगा ये 7 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 9 में से 2 जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या पता चल जाएगा, बोर्ड में आयतों की संख्या। वैसे आपको ये जो संख्या है वो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। जैसे 9 और यहाँ पे 9 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2, 7 फैक्टोरियल यहाँ उतार लेंगे। 9 फैक्टोरियल को लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 7 फैक्टोरियल को ऐसे लिख देंगे, उतार देंगे। और यहाँ से 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल का हो जाएगा कैंसिल, 2 चौके 8, यहाँ से 2 चौके 8, 9 चौके 36 यहाँ आ जाएगा, 9 चौके 36 यहाँ आ जाएगा। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, तो 1296 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट।